आज की शाम हम कुछ ऐसे सवालों को लेकर बैठे हैं जो दर्शकों ने भेजे हैं पूरे हफ्ते। तो आज हमने ये विचार किया कि आज दर्शकों के सवालों को ही लिया जाए, जिससे कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। तो बहुत सारे सवाल आए हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, तो लोगों की इच्छा होती है कि मैं स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले बात करूँ, फिर अन्य विषयों में बात करूँ। तो जो सवाल आया है कि हम आज की तारीख में हम देखते हैं पूरी दुनिया में सभी लोग बीमार हैं। तो कोई ना कोई तो कारण होगा जिस कारण से सभी बीमार हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमार ना हो। बीमारी शरीर में दो जगह होती है, मन में बीमारी होती है और तन में बीमारी होती है। तो तन में बीमारी तो सबके कुछ ना कुछ है ही, लेकिन मन में तो 4 वर्ष की आयु के बाद सारे मनुष्यों में है। 4 वर्ष की आयु तक तो बच्चा बोध में नहीं होता है, डिसीजन नहीं कर पाता है इंडिपेंडेंट। तो उसके मन में चूंकि कोई विचार नहीं है, कोई ऐसी समस्याएं नहीं है, इसलिए वो हर काम सामान्यतः करता रहता है। रोता भी है, हंसता भी है, गाता भी है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसके मन में किसी तरीके के द्वेष नहीं पैदा होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं पैदा होते हैं, इसलिए वो सामान्य माना जाएगा। लेकिन उसके बाद से मन के अंदर विचारों की श्रृंखला जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ विकार पैदा करती है, ऐसे निगेटिव थॉट्स पैदा करती है कि वो हमको बीमार रखते हैं। तो ऐसा क्या है, क्या करें कि हम स्वस्थ रहें? हम बीमारी हो जाने पर जो इलाज करना होता है वो इलाज तो हम सामान्यतः करते ही हैं। जिस तरीके का रोग आता है, दवा से, ऑपरेशन से, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से या अन्य किसी प्रकार से हम उसको सर्जरी करके उस व्याधि को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो सिर्फ करेक्टिव इलाज है, क्यूरेटिव इलाज नहीं है। तो क्यूरेटिव इलाज अगर चाहिए हमको, तो हमको स्वास्थ्य के मूल कारण पे जाना पड़ेगा कि स्वास्थ्य होता क्या है और स्वास्थ्य कैसे रहा जाए। तो जैसा हम साधारण भाषा में बता सकते हैं कि WHO की डेफिनेशन है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन दे रखी है कि किस व्यक्ति को हम कहेंगे स्वस्थ है। तो उसमें जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि हेल्थ इज नॉट merely absence of disease, but it is physical, mental, social and emotional well-being. Now recently WHO is considering about the spiritual well-being as well. तो जब तक हमारे अंदर इस सारे जो आयाम हैं, जब तक ये स्वस्थ नहीं होते हैं, तब तक हम उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे, हेल्दी नहीं कहेंगे। तो स्वस्थ को अच्छी तरीके से हम डिफाइन कर दें पहले कि व्हाट इज स्वस्थ, हेल्दी क्या है। तो स्वस्थ को अगर संधि विच्छेद करें तो स्व में स्थित ही स्वस्थ है, मतलब जो अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है। तो अपने आप में को पहले समझना पड़ेगा। अपने आप का मतलब क्या है? वो तो कहता है कि मैं तो अपने आप में ही स्थित हूँ, मैं कहीं इधर उधर तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। इस कारण से वो बीमार है। तो यदि वो ये जान जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा शरीर कैसा है, मेरा मन कैसा है और मेरी जो जीवनदायिनी शक्ति है, ये सब मिलकर के कैसे काम करते हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मन का और इस शरीर का, तो हम अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान वस्तुतः वर्तमान समय में ज़्यादातर सभी लोगों में नहीं है। कुछ फिंगर टिप्स में गिने जा सकते हैं जो अपने बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जब ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर वो पर्पस भी जानते हैं कि मैं क्या, मेरा कर्तव्य है इस जीवन में। उसके आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्यतः स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज़ों पर, मूलभूत चीज़ों पर हमको ध्यान करना चाहिए। और 4 मूलभूत चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हम सभी अन्य प्राणियों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की तरह मैं भी इसी प्रकृति का हिस्सा हूँ। मैं प्रकृति से बाहर नहीं आया हूँ और मनुष्य का
एवोल्यूशन में इतना विकास हो गया है कि वो अपने आप को प्रकृति से अलग समझता है। वो ये समझता ही नहीं है कि मैं इसी का हिस्सा हूँ। तो इसलिए वो अपने आप को डिफरेंटली डील करता है, और जैसे वो अपने आप को शरीर को रखता है उस सबसे बीमारी पैदा होती है। क्या है प्रकृति का हिस्सा? वो ये है कि हर मनुष्य के ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पर। वो बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य से लिंक्ड है, सन से लिंक्ड है। तो सन से लिंक्ड है मतलब इसका क्या है कि मुझको अपने सोने और जगने की जो प्रक्रिया है वो सूर्य के नियमों के तहत करनी चाहिए कि कितने सूर्य जितने बजे उगता है, जितने बजे डूबता है, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। और वो हम सबकी बिगड़ी हुई है। जो प्राकृतिक नियम कहता है, जिस तरीके से हमारे शरीर की इस घड़ी से जो काम होता है उसको समझ लें कि इस घड़ी के जगह पर जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, इनसे इस शरीर के अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, और वो हार्मोन्स हमको हेल्दी रखते हैं यदि उनकी सिक्रीशन नॉर्मल होती है। और वो हार्मोन्स जो हैं सवेरे 4 बजे से लेकर के 6 बजे 8 बजे तक रिलीज होते हैं। और वस्तुतः अगर हम प्रिसाइसली उसको कहें तो वो सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले उनका सिक्रीशन शुरू हो जाता है और उसके 2.5 घंटे तक वो चलता है लगभग। तो सूर्योदय सुबह 5 सवा 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक अलग अलग महीनों में होता रहता है। तो उसके अनुसार आप अपने जगने की प्रक्रिया शुरू करें। और इसी के साथ साथ सूर्यास्त का समय भी इसी तरह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है अलग अलग ऋतुओं में। तो हम ये समय बदलता रहेगा। तो हमको जो सोने का समय है वो सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद सोने का समय है। 2.5 घंटे के बाद हमको सो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो क्लॉक लगी हुई है उसी के अनुसार हमारी स्लीप साइकिल है। अगर वो स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती है तो हम किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इस शरीर की जितनी रिपेयर और मेंटेनेंस होती है, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंडेंट करती है, और वो रात के समय सिक्रीट होता है, और जब हम सोते हैं उस समय सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं बहुत समय तक सोते हैं। जो छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो 16 घंटे 18 घंटे सोते हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको भी ग्रोथ हार्मोन की चाहिए, रिक्वायरमेंट है, जो कि हम अडल्ट एज में हमारी सभी सेल्स की, बॉडी की जितने ऑर्गन्स हैं उनकी रिपेयरिंग करती है। तो अगर हम समय से सोएंगे नहीं, समय से जगेंगे नहीं, तो हमारी मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं ठीक से हो पाएगी। तो एक तो हमको सोने जगने का समय बहुत उचित है, और दूसरा हमको भोजन हमारा शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। क्यों? शुद्ध सात्विक आहार का मतलब है कि हमको जो भोजन हम करते हैं वो भोजन में मांसाहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? संसार के बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, तो मांसाहार के साथ जो उस मांस में जिस भी पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी जिसका भी मांस बनाया जाता है उस समय उसका वध किया जाता है। बिना वध के मांस नहीं मिलेगा। तो वध करते समय उस पक्षी की, उस जीव की जो मानसिक दशा होगी वो भय की होगी, क्रोध की होगी, हिंसा की होगी, निराशा की होगी, चिंता की होगी, वो उसके मानसिक स्थिति होगी, और वही सारे की सारे वाइब्रेशंस उस भोजन में चले जाते हैं। और वो जब हम खाते हैं तो वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर भी चले जाते हैं और मेरा मानस वैसा ही कर देते हैं। तो शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ हमको जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सब ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन मैक्सिमम करना चाहिए। फाइबर की चीज़ें सब ज़्यादा खानी चाहिए। और प्रोटीन के लिए आप जो दालें हैं उनको ले सकते हैं, अंडा है उनको ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन के लिए काफ़ी है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, हमारा लिवर ऐसा बढ़िया ऑर्गन है जो कि सबको बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में बदल देता है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। हर चीज़ को आपस में बदल सकता है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है वहाँ। तो इसलिए ये नहीं है कि हम प्रोटीन खाएंगे तो ही प्रोटीन बनेगा, या फैट खाएंगे तो फैट बनेगा। अगर आप एक भी फैट ना खाएं, आप खाली कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो आपको इतनी फैट बन जाएगी कि आपके पूरे शरीर में फैटी फैट जमा हो जाएगी।
तो ये जो भ्रम है इसको अच्छी तरह समझ लें कि हमको जो खाते हैं उससे वही नहीं बनता है। लेकिन यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें तो हमारी फैट भी उचित होगी, प्रोटीन भी उचित होगी, कार्बोहाइड्रेट भी उचित होंगे। तो जो हम ज़्यादा कर रहे हैं वो गलत है, उसको सही करने की ज़रूरत है कि आजकल के समय में सबसे ज़्यादा ड्राई डीप फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाई जाती हैं। ये तली भुनी चीज़ों में आप कोई सा भी तेल या घी यूज़ करें, वो सब का सब सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड हो जाता है और वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इवन अगर आप देसी घी में भी फ्राई करके बनाते हैं वो भी उतना नुकसानदेह है जितना वेजिटेबल ऑयल में है। तो हमको ज़्यादा फ्राइड आइटम नहीं खाने हैं और वो आइटम नहीं खाने हैं। मोटी मोटी बातें बता रहे हैं, महीन डाइट के लिए बताने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको जो मैदा है या जो बहुत महीन फ्लोर है उसको नहीं खाना है क्योंकि वो हमारे हाथों के लिए उचित नहीं है। तो हमको जो अनाज खाना है वो वाला अनाज खाना है जो कि मोटा अनाज है, छिलके वाला अनाज है, उस अनाज का सेवन करना है इंस्टेड ऑफ रिफाइंड। अब आप आज देख लीजिए कि आज की तारीख में किस तरीके से हमारे भोजन हो गया है। सारा का सारा बेकरी आइटम हम खाते हैं पूरे दिन, समोसा पकौड़ा ये खाते हैं और बेकरी आइटम में सिर्फ मैदा से बनता है। तो ये अगर कभी महीने में एक आध बार मजबूरीवश खा लिया तो चलेगा, लेकिन अगर सुबह से लेकर शाम तक आपका आइटम सारा का सारा या तो डीप फ्राइड है या बेकरी आइटम है और सब का सब नुकसानदेह है, तो वो आपको कभी स्वस्थ नहीं रख सकता है। इसके अतिरिक्त आपको शाम का जो भोजन करने का समय है वो भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर भोजन करने का समय गलत है तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और भोजन करने का समय क्या है? भोजन करने का समय है सुबह ब्रेकफास्ट। 8-9 बजे जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए कि वो आप पूरे दिन की एनर्जी लेके चलते हैं। लंच थोड़ा मध्यम होना चाहिए और डिनर बिल्कुल नाम मात्र का होना चाहिए। और डिनर का टाइम सूर्यास्त के पहले आपको डिनर कर लेना है, क्योंकि सोने के 2.5 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना है, जिससे कि आपका जो गैस्ट्रिक अपीटिंग टाइम है वो 2.5 घंटे है। तो जब 2.5 घंटे पहले आप भोजन कर लेंगे तो रात में सोते समय आपका पेट खाली रहेगा, तो कोई रिगर्जिटेशन नहीं होगा, कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई तमाम तरीके की जो गैस बनने की शिकायत होती है। भारतवर्ष में विशेष तौर से ज़्यादातर लोगों को गैस बनने की शिकायत होती है, उसका कारण यही है कि अब नॉर्मल हमारी ईटिंग हैबिट। तो रात को अगर आपको थोड़ी भूख लगती है तो 8-9 बजे के टाइम आप 1 कप दूध पी सकते हैं, किशमिश या मुनक्का डाल करके, या ऐसे ही सादा कह सकते हैं, गुनगुना दूध हो, वो किसी भी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए रात में समय में, गुनगुना हो, दैट इज़ यूज़फुल। ये इसके अलावा खाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, एबनॉर्मल से पैदा करेगा, ढेर सारी नई बीमारियाँ पैदा करेगा। तो इसलिए भोजन का न केवल भोजन की क्वालिटी क्वांटिटी बल्कि उसकी समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल डायबिटीज़ का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सब लोगों को इस बात पे विशेष तवज्जो देते हैं कि भोजन हम किस समय करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले समय पर जब कोई डायबिटीज़ के मरीज आते थे तो हम उनको सिर्फ खाली दवा बता देते थे कि ये दवा खा लो और ये भोजन में थोड़ी परहेज कर लो। ये नहीं है, आज होलिस्टिक अप्रोच है कि डायबिटीज़ के लिए हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा आइटम है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, लाखों वर्षों में हमारा इवॉल्व करके मनुष्य बना है, और वो मनुष्य दौड़ भाग करके शिकार करता था, दौड़ना पड़ता था, भागना पड़ता था, तब उसके भोजन की व्यवस्था होती थी। तो वो सब हमारी जीन्स में सम्मिलित है। इसलिए हमको, चूँकि आज की तारीख में जो हमारी लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफ है, उस सेडेंटरी लाइफ में हमको चलना फिरना नहीं पड़ता है। ऑफिस में बैठ के, टेबल में बैठ के काम करते रहे तो शरीर में एक्सरसाइज नहीं होती। तो एक्सरसाइज जरूर करनी है। दौड़ने भागने के लिए अगर आज मौका नहीं है तो आपको डिलिबरेटली दौड़ना भागना है, और दौड़ने भागने का मतलब सुबह के टाइम उठें और दौड़ लगाएं। कम से कम अगर सूर्योदय के बाद में 45 मिनट तक आप ब्रिस्क वॉक या फास्ट वॉक कर लें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और शाम के टाइम वो भी सूर्यास्त के पहले आधे घंटे फास्ट वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं, वो कर लें या साइकिलिंग कर लें तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। उसके अलावा व्यायाम, बहुत हैवी व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ लाइट व्यायाम कर लें, जिसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, वो कर लें, और थोड़ा सा दौड़ भाग जो करने की बात है ये कर लें, आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। जिम करना कोई आवश्यक नहीं है।
मतलब यहाँ मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूँगा कि आपको जब बहुत सारी जिम की एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं जिनके शरीर सिर्फ टोनिंग से मजबूत हो गए हैं, देखने में सुंदर लग रहे हैं, सिक्स पैक ऐप बनी हुई है, देखने में लोगों के आइडियल हैं, लेकिन उनका शरीर स्वस्थ नहीं है। और आज हालत ये है कि जिम के अंदर लोगों की डेथ हो रही है ट्रेडमिल के ऊपर डेथ हो रही है। कारण है देखने में स्वस्थ लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका शरीर पूरी तरह बीमार है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ें जिम के अंदर और ख़राब जो होती है वो ये है कि जिम ज़्यादातर एयर कंडीशन जिम होते हैं, कमरा पूरा बंद होता है, शीशे का बंद हुआ, और उसमें 10-25 लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उन लोगों का वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ढेर सारी निकालते हैं। तो जब आप इनहेल करते हैं तो जब आप, एक तो आपको एयर हंगर हो रहा है, आपको आपकी सांस फूल रही है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, और जो आप सांस ले जा रहे हैं वो भी वही डर्टी एयर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो आपको लाभ मिलने की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जिम यदि करना है तो ओपन जिम करें। आज की तारीख में ये बड़ी प्रैक्टिस हो गई है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो लॉन हैं, बहुत सारे जो पार्क हैं, वहाँ पर ओपन जिम लगे हुए हैं। वहाँ पर उस जिम का उपयोग करें। बेहद चारों तरफ हरा भरा माहौल होगा, ओपन एयर होगी और आप जिम करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्लोज जिम जो किए जाते हैं वो जिम बहुत नुकसानदेह है, खास तौर से जब भीड़ का समय हो, उस समय तो बहुत ही नुकसानदेह है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिम शाम को 6 बजे शुरू होते हैं, रात के 9-10 बजे तक करते हैं। दिन भर आदमी काम करके आया, थकामंद आया, जिम में चला गया, जिम में जा करके अब वहाँ का माहौल इतना बेकार है, लेकिन आप वही कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक्सरसाइज कर ले तो ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि आप सड़क पर दौड़ लगा लें। तो दौड़ लगा करके आपका ज़्यादा फायदा है, बजाय इसके कि आप उसको जो है वहाँ पर जिम में जाएं। जो चौथा आयाम है स्वस्थ रहने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हमारा इमोशनल बैलेंस। अगर हम अपने इमोशनल बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वो मेंटेन नहीं है तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इमोशनल बैलेंस क्या है? इमोशनल बैलेंस ये है कि मेरे मन में दुख, चिंता, भय, आशंका ये सब नहीं होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज जिस तरीके की हमारी दिनचर्या है, जिस तरीके का हमारा माहौल है, उसमें हम हर पल चिंता में रहते हैं, भय में रहते हैं। अगर कोई चीज़ मन की नहीं होती है तो क्रोध आता है, मन की हो जाती है तो अहंकार आता है। जब भी पास्ट में सोचते हैं तो हम पुरानी बातें याद आ करके उनके प्रति दुख पैदा होता है। तो ये दुख, भय, आशंका, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब के सब हमारे लिए बहुत घातक हैं। और इसमें होता क्या है, क्यों ये घातक है? ये कॉर्टिसोल की मात्रा ब्रेन में पैदा करते हैं, और कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। जो हमारी स्ट्रेस बढ़ती है, जो चिंता बढ़ती है, वो इस स्ट्रेस हार्मोन से बढ़ती है। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी ब्लड शुगर को भी बढ़ा देता है, और इसके साथ जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो हमारे डायबिटीज़ बढ़ जाती है, और हमारी लिपिड भी बढ़ जाता है। फैट का कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और फैट का कंटेंट जब ब्लड में बढ़ जाता है तो आर्टरीज के चारों तरफ जमा हो जाता है। इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस से फिर हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। जब ये नैरो हो जाती हैं तो फिर ब्लड की सप्लाई सब जगह रुक जाती है। तो जहाँ जहाँ नैरो हो जाती हैं वहाँ वहाँ बीमारी पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, ब्रेन में अगर हो गया तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, किडनी में चला गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट में आ गया तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया, पेरिफेरल नर्व्स में चला गया, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गई। जहाँ जहाँ नैरोइंग होती है वहाँ वहाँ बीमारी पैदा करती है। बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। और स्ट्रेस के साथ साथ और क्या होता है हमारे शरीर में कि हम जब ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव सोचने पर हमारे ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनते हैं, हमारे शरीर की हर सेल में बनते हैं, और वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल की संख्या हमारे विचारों के अनुसार बनती है। तो विचार यदि हमारे शांत हैं, प्रेम के हैं, करुणा के हैं, तो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल की संख्या इतनी होती है कि जो हमारी सेल मेटाबोलाइज कर सकती है। हमारी हर सेल 60,000 तक के ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल को मेटाबोलाइज कर सकती है पर सेकंड। बहुत उसकी क्षमता है। लेकिन जब हम चिड़चिड़ करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इसकी संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है, जो कभी भी मेटाबोलाइज सेल में नहीं होती है, और उस सेल में ही पड़े रहते हैं और उस सेल को डैमेज करते रहते हैं। ये
ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हम भी अज्ञानतावश सिर्फ यही करते रहते हैं, सिर्फ यही करते रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना, यही 24 घंटे चलता रहता है और इस 24 घंटे चलने से आपके शरीर को नष्ट करता जाता है। हम जानते हैं नहीं, पता है नहीं, तो हम लगातार वही काम करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वही सेल जहाँ पर कि माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है और उन सेल डिवीजन के बाद नई सेल बनती है, और जहाँ फास्ट ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर अगर आर्टरीोल्स की नैरोइंग हो गई है, ब्लड सप्लाई घट गई है, तो वहीं पर कैंसर बनता है। इसीलिए आज के समय आप अगर देखें तो चारों तरफ कैंसर ही कैंसर के मरीज दिख रहे हैं। वो कैंसर के मरीज केवल टोबैको, स्मोकिंग, च्यूइंग की वजह से नहीं है, वो हमारे निगेटिव थॉट्स के कारण है। तो इन निगेटिव थॉट्स से ही जितनी बीमारियां हैं सारी की सारी इन्हीं से पैदा होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने विचारों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और विचारों को कंट्रोल करने के लिए हमको अपने आप के अंदर अपने आप को समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और तमाम तरीके की प्रैक्टिसेस जो करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारा इमोशनल बैलेंस बना रहे। अगर इमोशनल बैलेंस बना रहेगा तभी हम स्वस्थ होंगे। यहाँ पर एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है जो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो बाकी 3 फैक्टर हैं, भोजन, एक्सरसाइज और स्लीप, ये सिर्फ 25% कंट्रोल करते हैं। 75% हमारा कंट्रोल सिर्फ इमोशनल बैलेंस से होता है, जो हमारा पूरा पूरा बिगड़ा हुआ है। जब पूरा बिगड़ा हुआ है, आज हमारे मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीड भरी है, लालच भरा है। लालच की जब पूर्ति हो जाती है तो अहंकार पैदा हो जाता है, नहीं पूर्ति होती है तो द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, उसके प्रति क्रोध आता है, इसकी वजह से हमारी इच्छा ये पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से पूरा नहीं हुआ, और ये 24 घंटे चलता रहता है। हम लगातार कॉर्टिसोल पैदा करते रहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन पैदा करते रहते हैं, पूरे दिन पैदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो स्वस्थ रहने के लिए हमको अपने आप को पूरी तरह समझना पड़ेगा और अपने जीवन के जो रहस्य हैं उनको कायदे से समझना होगा और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं।